एक ऐसा शहर जिसने सचमुच भारत की तकदीर बदल दी। बेंगलुरु। भाई आखिर ये शहर देश की आईटी कैपिटल बना तो बना कैसे? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना? सोचिए, एक शांत सुकून वाला शहर जिसे लोग पेंशनर्स पैराडाइज कहते थे, वो देखते ही देखते सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप्स का एक ग्लोबल सेंटर कैसे बन गया? क्या ये सब बस यूं ही हो गया या इसके पीछे कोई बहुत गहरी प्लानिंग थी? आइए इस जबरदस्त बदलाव की पूरी कहानी समझते हैं। तो इस पूरे बदलाव की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1537 से, जब केम्पेगौड़ा ने इस शहर को बसाया। फिर आए अंग्रेज और उन्होंने इसे बनाया एक कैंटोनमेंट टाउन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक डिसिप्लिन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी प्लानिंग। यहीं से इस शहर के डीएनए में एजुकेशन और ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। और बस इसी चीज ने बैंगलोर को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एज दी जो आगे चलकर टेक्नोलॉजी के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड बनी। और हाँ, एक और चीज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है यहाँ का मौसम। अरे वाह, मतलब साल भर बढ़िया मौसम, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। अब ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए, देश भर से बेस्ट टैलेंट को यहाँ खींचकर लाने में इस मौसम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब कहानी में आता है असली मोड़। आजादी के बाद का वो दौर जब सरकार ने इस हाईटेक इकोसिस्टम की बुनियाद रखी। देखिए, 50 और 60 के दशक में सरकार ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया। एचएएल, इसरो, डीआरडीओ, भेल, बेल, मतलब देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सरकारी कंपनियां सबकी सब बेंगलुरु में खोली गईं। और इसका असर क्या हुआ? अरे ये शहर रातों रात देश के सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का अड्डा बन गया। सोचिए, इन सभी इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर एक इतना मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर दिया। मतलब यहां इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का एक पूरा हब बन गया। और शायद तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लोग आने वाली आईटी क्रांति की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। और पता है, इस टैलेंट की सप्लाई कभी रुकी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था। आप देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी, आईआईटीज के अलुमनाई का नेटवर्क और इतने सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब हर साल हजारों की तादाद में स्किल्ड इंग्लिश बोलने वाले ग्रेजुएट्स निकल रहे थे। अब बाहर से आने वाली कंपनियों को और क्या चाहिए था? उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट माहौल था। तो देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था, जमीन तैयार थी, अब बस इंतजार था एक चिंगारी का। और वो चिंगारी लगी 80s और 90s के दशक में। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 80s में, जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स पहली मल्टीनेशनल आईटी कंपनी बनकर यहां आई। फिर आया साल 1991 और भारत का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसने तो समझिए सारे दरवाजे ही खोल दिए। और उसके बाद तो बस इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों ने भी बेंगलुरु को ही अपना बेस बना लिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जब बेंगलुरु सच में दुनिया के आईटी मैप पर छा गया। और इस आग में घी डालने का काम किया कर्नाटक सरकार की स्मार्ट और प्रोएक्टिव पॉलिसीज ने। उन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए, कंपनियों को जबरदस्त टैक्स में छूट दी और बिजनेस सेटअप करना आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे सिस्टम भी लाए। मतलब सरकार ने कंपनियों के लिए एक तरह से रेड कारपेट बिछा दिया। और फिर आती है 21वीं सदी और कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। अब बात सिर्फ आईटी सर्विसेज की नहीं थी। बेंगलोर अब भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन का कह सकते हैं ग्राउंड जीरो बन रहा था। फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, बायजूस, ज़ीरोधा, ये नाम तो आज हर कोई जानता है ना? इन सब की शुरुआत बेंगलुरु से ही हुई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये शहर अब सिर्फ दूसरों को सर्विस नहीं दे रहा था, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा था जो दुनिया बदलने का दम रखते थे। तो सवाल यह है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए चाहिए क्या होता है? सबसे पहले तो चाहिए एक रिस्क टेकिंग कल्चर, फिर चाहिए पैसा लगाने वाले एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स, और साथ में चाहिए एक कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल जो दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचे। और मजे की बात यह है कि बेंगलुरु के पास ये सब कुछ था। लेकिन देखिए, जब इतनी तेजी से कामयाबी मिलती है तो अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाती है। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो आज हकीकत क्या है? एक तरफ तो बेंगलुरु दुनिया का इनोवेशन हब है, टैलेंट का सेंटर है और एक टॉप का स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
पर दूसरी तरफ ये शहर भयंकर ट्रैफिक जैम, बेतहाशा बढ़ते खर्चे, पानी की किल्लत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे भारी दबाव से भी जूझ रहा है। लेकिन इन सारी चुनौतियों और रिमोट वर्क के बढ़ते चलन के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी। बेंगलुरु का जो इनोवेशन इंजन है ना, वो थमा नहीं है। वो आज भी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। एक बात है जो इस शहर की पूरी स्पिरिट को बहुत अच्छे से बयां करती है। बेंगलुरु सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक आइडिया है। एक ऐसी सोच जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों मिलकर आने वाले कल को बना रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अब आगे क्या? एआई, सेमीकंडक्टर डिजाइन, बायोटेक, डीप टेक, ये सब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हैं। तो ऐसे में बेंगलोर की कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा।